नमस्कार, एमके एग्ज़ाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भाग 4 देखेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है जल चक्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज़ यह बताना ज़रूरी है आपको कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक तो है ही, साथ में कक्षा 12 बायोलॉजी के इकाई 5 में यह सिलेबस के रूप में दिया है, इसलिए कक्षा 12 के छात्रों के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे ज़रूर तैयार करें और अपने अंक बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाएं। तो आइए शुरू करते हैं। जल चक्र समझा देते हैं आपको कि जल चक्र किस तरह संपन्न होता है। मान लीजिए ये एक जलराशि है पृथ्वी पर और ये सूर्य है। सूर्य की जब टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ से जो है जल वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकृत होकर ये बादल के रूप में यहाँ पे आ जाता है, और जब इसमें संघनन की क्रिया होती है तो ये बारिश के रूप में पुनः इस धरा पे आता है, और यह नदियों के माध्यम से पुनः जो है सागर में इस राशि में मिल जाता है। इस तरीके से यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और इसमें किसी भी तरीके से जल की हानि नहीं होती है, इसलिए यह जल संरक्षण के सिद्धांत का भी काम करता है। तो आइए समझ गए इसके बारे में, तो आइए देख लें इसको। पृथ्वी पर उपलब्ध जल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और भंडार के एक भंडार से दूसरे भंडार, ये एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तित और स्थान परिवर्तित होता है। अतः यह प्रकृति में जल संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या करता है। इस जल चक्र को हम एक दूसरा नाम देते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। जल जो है इस धरा पर, इस पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में। ठोस अवस्था में ये हिम के रूप में पाया जाता है, वहीं द्रव अवस्था में यह नदी में, समुद्र में, भूमिगत जल में और तालाब में मौजूद है। गैस अवस्था में यह आसमान में या वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में और बादल के रूप में मौजूद है। आइए अब चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जल चक्र किस तरीके से इस पृथ्वी पर संपन्न होता है। तो ध्यान दीजिए, ये मैंने पहले ही बताया कि नदी है, नदी से जल जो है समुद्र में आता है। यहाँ पे सूर्य है, सूर्य की ये किरणें जो है इस पे पड़ती हैं, जिसके कारण से यह गर्म होके वाष्पीकृत होता है, और वाष्पीकृत होकर यह वायुमंडल में पहुँचता है और बादल का निर्माण करता है। बादल का निर्माण होने के पश्चात इसमें बूंदें जो है अधिक संघनित हो जाती है, तो यह वर्षा के रूप में पुनः इस धरती पे आता है, और फिर जो है यह नदियों के माध्यम से होते हुए समुद्र में मिल जाता है। इस तरीके से जहाँ से ये शुरू हुआ वहीं पे पुनः जो इस क्रिया के, इस चक्र के माध्यम से आ जाता है। अगर इसमें तापमान कम हुआ तो ये संघनित होकर यह जल का रूप संघनित होकर यह ओले या वर्षा के रूप में जो है यहाँ पे भी पड़ता है, और जल की कुछ मात्रा जल का अंतःस्राव हो जाता है या भूमिगत जल में आ जाता है, जिसे हम देखते हैं ट्यूबवेल या हैंड पाइपों के माध्यम से मानव निकालता है और उसको सिंचाई और पीने के काम में लाता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। ये दूसरा एक चीज़, पेड़ भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। ये पेड़ पौधे इनको भी जल चाहिए, और इनमें जैव रासायनिक क्रिया या उपचय क्रिया करने के लिए ये जल को अपनी जड़ों से ग्रहण करते हैं। रोम जिसमें होते हैं ये मिट्टी से चिपके होते हैं, और ग्रहण करके जाइलम के माध्यम से यह ऊपर तक ले जाने का काम करते हैं और जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिना जल के संपन्न नहीं हो सकती, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तभी पौधे अपना भोजन बना सकेंगे और जीवित रह सकेंगे। और साथ में भोजन के अलावा ये जो है अपने आसपास के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो पौधे सूख जाएंगे, पेड़ सूख जाएंगे, क्योंकि पूरा ताप जो है इन पे पड़ेगा। इसलिए अपने आसपास के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए अपने में से जल का स्राव वाष्पोत्सर्जन करते हैं, और यह वाष्प जो है बादल के रूप में वायुमंडल में निर्मित करता है, और यह संघनित होकर बारिश के रूप में पुनः पृथ्वी पे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे। इसके अलावा पौधों को अपनी जैव रासायनिक क्रियाओं के अलावा ज़मीन में किसान विभिन्न तरह की खाद
रासायनिक खाद का प्रयोग करता है। अगर रासायनिक खाद का वह प्रयोग करता है उस समय अगर खेत सूखे हुए हैं तो ऐसी अवस्था में उसमें सांद्रता बढ़ जाएगी रासायनिक खाद की और पौधे सूख जाएंगे। साथ ही पौधे जो है अपने भोजन को वह घोल के माध्यम से ग्रहण करते हैं, अर्थात नमी रहेगी या जल रहेगा तभी वह ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए जल जो है बहुत ही आवश्यक है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है सेव वाटर सेव अर्थ, यानी कि जल को जब सुरक्षित रखेंगे तभी इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में जान लेते हैं। पहला है, जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है। अकार्बनिक क्योंकि इसका सूत्र जो है H2O होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसे अकार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। दूसरा है, पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा का समान रहती है, जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। अगला है, पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जबकि 1.6% पानी ज़मीन के नीचे है और 0.01% ऊष्मा वाष्प और बादल के रूप में है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें 97% सागरों और महासागरों में है, जो नमकीन और पीने योग्य नहीं है। अगला फैक्ट है, केवल 3% पानी इस पृथ्वी पर पीने योग्य है, जिसमें से 2.4% ग्लेशियर और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है और केवल 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में है, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर कुल 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी मौजूद है। इसके अलावा अगला फैक्ट है, मानव शरीर में लगभग 60% जल होता है, जिसमें से मस्तिष्क में 85%, रक्त में 79% तथा फेफड़ों में लगभग 80% जल होता है। इस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मानव में भी जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना जल के जीव जैव रासायनिक क्रियाओं को जो है संपन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए जल एक महत्वपूर्ण आवश्यक पदार्थ है। अगला है फैक्ट, अपक्षय, बृहद क्षरण एवं भौतिक एवं रासायनिक अपरदन में पानी मुख्य कारक के रूप में कार्य करता है। अगला है, पानी की कमी होने से कुछ शारीरिक समस्याएं आती हैं, जिसमें पहला है सिर दर्द होने लगता है, कब्ज हो जाता है, थकावट होती है, ड्राई स्किन हो जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और किडनी जो है ख़राब होने की स्थिति में आ जाती है, क्योंकि किडनी हमारे शरीर में डायलिसिस का काम करता है और विभिन्न जो हानिकारक पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया शरीर के अंदर रहता है, उसको बाहर निकालने का काम यह जल के माध्यम से ही किडनी करती है। अगर इसे जल नहीं मिलेगा तो किडनी की बीमारी जो है उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए जल शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला फैक्ट है, लोकटक झील भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, जो मणिपुर में स्थित है। अगला है, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो यह आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह कंटेंट जो आज आपको जल चक्र से संबंधित बताया गया है वह आपको पसंद आया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।